डेमोक्रेसी मिलके लोकतंत्र का विचार। डेमोक्रेसी में जो मिल ने लिखा है कि पहला उसने कहा है कि क्योंकि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चुनाव का बड़ा महत्व होता है। उसने डेमोक्रेसी में इलेक्शंस को महत्व दिया है क्योंकि मिल कहीं न कहीं इंग्लैंड की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है। तो बिना निर्वाचन के, विदाउट इलेक्शन वी कांट थिंक ऑफ अ डेमोक्रेसी। उसने इलेक्शन के बारे में जो बात कही है, इलेक्शन होना कैसा चाहिए, ये बात अपने आप में, इलेक्शन मीन्स रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व। तो मिल खुद भी ब्रिस्टल से, इंग्लैंड का संसदीय क्षेत्र था, वहां से वो सांसद था। ही हिमसेल्फ वाज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और उस समय जो ब्रिटेन में चुनाव हुआ करता था, जबकि मिल के ही समानांतर मान लीजिए कि रूसो भी था। तो रूसो कभी भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात नहीं करता था। रूसो नेवर सपोर्टेड द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। लेकिन मिल ने कहा कि देयर शुड बी इलेक्शन, देयर शुड बी रिप्रेजेंटेशन। तो आखिर में इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए? जैसे आप देखेंगे आजकल इंग्लैंड में भी था, जो हमने भारत में ले लिया, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। हमारे यहाँ जो इलेक्टोरल मेथड है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का मतलब है कि अगर 4-5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिसे भी मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिलेंगे, नॉट द मैक्सिमम वोटिंग परसेंटेज, जैसे ही वोट सबसे ज्यादा मिलेंगे वो चुनाव जीत जाएगा। इसका मतलब है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जैसे काम करता है कि मान लीजिए कि 100 लोग वोट कर रहे हैं, तो जिसको हाईएस्ट वोट मिला हुआ है 40, सेकेंड नंबर पे 30, थर्ड पे 20, लास्ट में 10, तो चुनाव कौन जीतेगा? 40। जिससे 40 वोट्स मिल गए, दैट पर्सन कैन विन द इलेक्शन। दैट इज अ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। यानी फर्स्ट पास का मतलब होता है जिसने पहले खंभा छुआ, जिसने पहले बाजी मारी, तो दैट इज अ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। तो मिल ने इस इलेक्शन सिस्टम का समर्थन नहीं किया। मिल कहता है कि रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, जो कल हमने बताया था, प्रोपोर्शनेट। रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए आनुपातिक। आप देखेंगे कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में, जो इंडिया में चल रहा है, इंग्लैंड में चल रहा है, ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों में जिसका प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है कि ओनली मेजॉरिटी कैन रजिस्टर द विन। वी आर ओवरलुकिंग द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में अल्पसंख्यकों का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता, क्योंकि चुनाव कौन जीतेगा? जिसे सबसे ज्यादा मत मिलेंगे। तो जिसे सबसे ज्यादा मत मिलेंगे वही होगा जो मेजॉरिटी में होगा। आप मिल में देखिए, मिल की स्वतंत्रता में अल्पसंख्यकों की बात है या नहीं है? अच्छा, हमने लिबर्टी पढ़ी, तो देयर इज एनी प्रोविजन ऑफ माइनॉरिटीज इन मिल? मिल के चिंतन में अल्पसंख्यकों का मुद्दा है या नहीं है? है या नहीं है? कैसे है? कैसे है? अब बताइए कैसे हम मान ले कि उसमें है? क्या? यानी जो विचारक एक एक व्यक्ति को इतना महत्व दे, तो अल्पसंख्यक को महत्व दे देगा ही। भाई जो भी व्यक्ति बहुमत से अलग है वो अल्पसंख्यक है। इसलिए अगर वो एक एक व्यक्ति को इतनी बड़ी आजादी की बात करता है, इसका मतलब है कि ऑलवेज सपोर्टेड द माइनॉरिटी राइट्स।
और तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट शुड लुक लाइक अ मैप। संसद हमें कैसी दिखनी चाहिए? एक मानचित्र की तरह। जैसे कि मानचित्र में क्या होता है कि जितने भी जितने भी देश होते हैं उनको साइज के अनुसार उनका रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे कभी मैप को आप देखिए तो मैप में ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ा देश है वही दिखाया जाएगा और छोटे देश को दिखाई नहीं जाएगा। मैप में सबका रिप्रेजेंटेशन होता है उनकी साइज के अनुसार। वैसे समुदाय में अलग अलग समूह हैं, तो सभी का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट शुड बी लुक लाइक अ मैप। पार्लियामेंट बिल्कुल मैप की तरह दिखना चाहिए। पार्लियामेंट कैसा होना चाहिए? बिल्कुल मैप की तरह। मैप का मतलब है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसका जितना बड़ा आकार है उतना साइज मैप में दिखेगा। यानी सभी का साइज बराबर नहीं होगा। आनुपातिक का मतलब है जिसका ज्यादा उसका ज्यादा, जिसका साइज कम होगा उसका कम दिखेगा। इससे होगा क्या? अल्पसंख्यकों का बेहतर प्रतिनिधित्व होगा। तो दैट इज इंपॉर्टेंट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ मिल। तो वहां पे माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन बेहतर होगा। और प्रोपोर्शनेट के दो मतलब होते हैं। जब कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व के दो मतलब है। पहला, समाज में सभी समूहों का रिप्रेजेंटेशन उनके अनुपात में होना चाहिए, पहला। और दूसरा, जिसको जितना वोटिंग परसेंटेज मिले उस परसेंटेज में उसको पार्लियामेंट में उतनी सीट मिलनी चाहिए, दूसरा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के मायने यही है। तो जैसा जितना बड़ा समाज में, अगर मान लीजिए मान लीजिए कोई ग्रुप एक्स है, उसका समाज में संख्या 10%, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में उसको कितनी सीट मिलनी चाहिए? 10। किसी समूह की संख्या 20%, उसके एमपी पार्लियामेंट में कितने होने चाहिए? संख्या के हिसाब से 50 और 50, 10। तो सबका रिप्रेजेंटेशन होगा। इसलिए ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेट। ये बहुत बड़ी बात है। उसके गुरु बेंथम ने हमेशा कहा था 1 पर्सन 1 वोट, 1 पर्सन 1 वोट। इसका मतलब ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर। तो मैक्सिमम नंबर की खुशी की बात होगी, इसका मतलब है मेजॉरिटी हैप्पीनेस। वो बेंथम के लिए इंपॉर्टेंट है, मिल के लिए नहीं। इसे मिल ने क्या कहा? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसलिए आप देखें हमारे संविधान में माइनॉरिटी राइट्स की बात है। तो हमारा संविधान इन्हीं सारे फिलोसफर के विचारों से तो प्रभावित है। तीसरी बात, और ये सारी बातें लिख कहाँ रहा है? अपनी किताब द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में। पूरी नाम है द कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ही पर्याप्त है। तो अपनी पूरी बात उसने लिखी द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में। तीसरा आप देखेंगे कि तीसरा, मिल ने जिसके साथ विवाह किया था उस महिला का नाम था हैरियट टेलर। और हैरियट टेलर के बारे में उसने लिखते हुए कहा कि आई हैव नेवर सीन अ वाइस पर्सन देन टेलर। उसने वाइस पर्सन शब्द का प्रयोग किया, वाइस वुमन शब्द का प्रयोग नहीं किया। इसका मतलब यह है कि उससे ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति उसने पूरे जीवन में देखा ही नहीं। इसका मतलब है अभी तक तो समाज में महिलाओं को समान अधिकार नहीं दिया गया। दे नेवर गॉट द इक्वल रिप्रेजेंटेशन राइट। लेकिन पहली बार पूरे वेस्टर्न थिंकर में मिल ऐसी बात है जिसने, और कहा जाता है जो किताब लिखी गई सब्जेक्शन ऑफ वुमन, कहा जाता है कि लेखक तो मिल लिखा गया, लेकिन किताब लिखी थी हैरियट टेलर ने। टाइटल भले मिल्क आ गया,
लेकिन किताब किसने लिखी थी? हैरियट टेलर ने। तो सब्जेक्शन ऑफ वुमन या महिलाओं के अधीनता, ये किताब उसने लिखी। अब सब्जेक्शन ऑफ वुमन में उसने महिलाओं के अधिकारों का इतना जबरदस्त समर्थन किया, और पहली बार वो व्यक्ति था जिसने महिलाओं के समान मतदान के अधिकार का समर्थन किया। He was the first person who supported the equal voting rights for women too. उसने कहा कि महिलाओं को मतदान का समान अधिकार मिलना चाहिए। ये बात कहने वाला वो पहला विचारक है वेस्टर्न थिंकिंग में। अदरवाइज बेंथम ने इस बात को घुमा दिया था। बेंथम से पूछा गया कि क्या महिलाओं को समान मतदान का अधिकार मिलना चाहिए, तो बेंथम ने कहा नहीं नहीं, महिलाओं ने मतदान की मांग ही नहीं की है। बेंथम ने इस बात को घुमा दिया। बेंथम ने कहा नहीं नहीं, विमेन्स आर नॉट डिमांडिंग द इक्वल राइट ऑफ वुमन। तो लेकिन मिल ने बात स्पष्ट तौर पर कही कि महिलाओं को समान मतदान के अधिकार मिलने चाहिए, इक्वल वोटिंग राइट्स। उसने आर्गुमेंट दिया व्हाई वुमेन शुड गेट द इक्वल वोटिंग राइट। सब्जेक्शन ऑफ वुमन में शायद देखिए पहली बार पॉलिटिकल थिंकिंग अब कैसे आगे बढ़ रहा है। अभी तक जितने स्कॉलर हुए दे आर मोर सपोर्टिव ऑफ मेल। अच्छा, मेल सारे हुए भी, जितने विचारक थे अभी तक तो सब मेल ही थे, फीमेल तो अभी हमने पढ़ा नहीं कोई। उन सारे लोगों ने कहीं न कहीं महिलाओं के समान मतदान की बात नहीं की, और इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी आ रही है। अब आप पूछेंगे लॉ के लिए डेमोक्रेसी है, तो लॉ के लिए डेमोक्रेसी है तो घर में थोड़े है, बाहर होगा। और अरिस्टोटल ने सीधा महिलाओं की विषमता का समर्थन किया। बाकी आप देखेंगे हॉब्स ने महिलाओं के बारे में कुछ कहा ही नहीं। जिसको महिलाओं का समर्थन नहीं करना होता तो सीधे बच के निकल जाता था, उसका मुद्दे को छूना ही बेकार है। बेंथम ने अपना पल्ला झाड़ लिया। मिल ने बात पहली बार कही इक्वल वोटिंग राइट, उसने ना जबरदस्त आर्गुमेंट दिए। अभी मिल की किताब है या उसकी पत्नी की किताब है, ये कहना कठिन है। टाइटल लेखक तो इसका मिल का ही नाम लिखा गया है, लेकिन माना जाता है कि द बुक वाज रिटन बाय द हैरियट टेलर। तो आर्गुमेंट क्या दिया मिल ने? पहला, महिलाओं की समानता का आर्गुमेंट क्या दिया? तो पहली बात उसने कही कि पुरुष और महिला में भेद का पुरुष और महिला के बीच भेद का एक बड़ा आधार शारीरिक शक्ति रही है। फिजिकल कैपेसिटी is considered as one of the base for discrimination between men and the woman। यानी शारीरिक शक्ति एक बड़ा आधार रहा है जिस आधार पर पुरुष और महिला के साथ भेदभाव किया गया। यानी फिजिकली मेल इज मोर पावरफुल, दैट इज एक्सेप्टेड फैक्ट। कि शारीरिक संरचना के हिसाब से देखा जाए, फिजिकली देखा जाए तो मेल इज मोर पावरफुल देन द फीमेल। लेकिन अब देखिए, अब सवाल है कि शारीरिक शक्ति का महत्व लोकतंत्र में होगा या कबीलाई समाज में? उसने बड़ा आर्गुमेंट दिया। उसने कहा शारीरिक शक्ति, अच्छा एक, अब देखिए मॉडर्न सोसाइटी कहाँ पे आधारित है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता। अच्छा, विधि के समक्ष केवल शक्तिशाली व्यक्ति समान होगा, कमजोर शक्तिशाली सब एक जैसे होंगे? देखिए हाउ द सोसाइटी चेंज। अभी क्या है कि विधि के समक्ष सभी को समानता माना जाता है। आधुनिक समाज ने शारीरिक शक्ति का मूल आधार नहीं माना है, और खास तौर पर जो नैतिक बातें करेगा, जो भी मॉरल फिलोसफर होगा,
वो तो मानेगा कि मानव होने का मतलब है उसका नैतिकता का विकास होना या शारीरिक शक्ति का विकास होना। इसलिए मिल ने बड़ा जबरदस्त आर्गुमेंट दिया। उसने कहा कि अभी ये कबीलाई समाज तो रहा नहीं, आधुनिक समाज समानता के मूलभूत सिद्धांत पे चलता है, दैट बिलीव इन इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो विधि के समक्ष समानता की बात करता है। और अगर मिल के इसी तर्क को आगे बढ़ा दिया जाए जो उसने कहा नहीं, आज के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जमाने में आज का जो सर्विस सेक्टर है दैट इज, वहां तो शारीरिक शक्ति को यह आवश्यकता पड़ती नहीं। पहले लोहे की फैक्ट्री होती थी, कोयले के खादान होते थे, हो सकता है वहां महिलाओं को काम करने के लिए आप सुटेबल न माने। आज के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर के जमाने में ये बात झूठी पड़ गई। यहाँ तक कि अभी आप देखेंगे मीडिया में, उसमें तो महिलाएं ज्यादा प्रभावशाली हैं। इसलिए मिल ने पहला आर्गुमेंट यही दिया कि शारीरिक शक्ति मूल बेस नहीं होता। तो क्या लिखा आपने? हाँ, तो और उसका तर्क है कि आधुनिक समाज, उसका तर्क है कि आधुनिक समाज विधि के समक्ष समानता के विचार पर आधारित है। मॉडर्न सोसाइटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ। आधुनिक समाज विधि के समक्ष समानता के विचार पर आधारित है। मॉडर्न सोसाइटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ, जहां शारीरिक शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। Therefore, physical power doesn't matter at all. जहां शारीरिक शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब सवाल यह है, जब शारीरिक शक्ति के आधार पर मतभेद नहीं होगा तो पुरुष और महिलाओं के बीच भेदभाव नहीं हो सकता, और पुरुष और महिलाओं के बीच भेदभाव नहीं होगा, उन्हें समान मतदान का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अपने आप आर्गुमेंट आ गया। क्योंकि मिल ने कहा कि आखिर में किस आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। तो पहला उसने तर्क अस्वीकार किया कि नहीं, शारीरिक क्षमता का आधार आज माना ही नहीं जा सकता। और आप देखेंगे ये बहुत बड़ा आधार आज भी है। अब मॉडर्न सोसाइटी तो इट इज नॉट बेस्ड ऑन द फिजिकल पावर, फिजिकल कैपेसिटी। दूसरा आर्गुमेंट उसने क्या दिया, दूसरा पॉइंट, उसने कहा कि महिलाओं के साथ विषमता का दूसरा बड़ा कारण समाज में विद्यमान परंपरा और प्रथाएं हैं। परंपरा और प्रथाएं हैं, तर्क नहीं है। यानी second basic reason why women are lagging behind in society, it is not because of any rational basis, but it is due to some customs, traditions। यानी कुछ परंपराएं ऐसी हो गई, कुछ ट्रेडिशंस ऐसी हो गई जिनके कारण हमने महिलाओं को द्वितीय का स्थान दे दिया। इट इज बिकॉज ऑफ कस्टम, ट्रेडिशन। और कस्टम और ट्रेडिशन के आधार पे आज भी आप देखेंगे हमारा समाज पैट्रियार्कल रहा है, पितृसत्तात्मक रहा है। तो सारी परंपराएं, परिवार में किसको महत्व दिया गया? पुरुषों को। तो मेल इज कंसीडर्ड एज इंपॉर्टेंट, इट इज बिकॉज ऑफ ट्रेडिशन, इट इज बिकॉज ऑफ कस्टम। ट्रेडिशन, कस्टम। तो मिलने कहा ये भी कोई आधार नहीं हो सकता कि ट्रेडिशन के आधार पर, कस्टम के आधार पे, क्योंकि ट्रेडिशन कस्टम तो हमेशा पुरुषों के लिए द्वारा बनाई गई, एंड दैट ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर द मेल। तीसरा आर्गुमेंट उसने बताया, तीसरा
उसने कहा प्राकृतिक रूप में महिलाओं को पुरुषों से कमजोर माना गया, इसलिए उन्हें घरेलू कार्य सौंपे गए। प्राकृतिक रूप में महिलाओं को पुरुषों से कमजोर माना गया, इसलिए उन्हें घरेलू कार्य सौंपे गए। Even from naturally, women were considered as the subordinate to the male. अब देखेंगे that is basic argument of Aristotle. अरस्तु का मूल तर्क यही रहा है, अरिस्टोटल का मूल तर्क यही रहा है कि पुरुष प्राकृतिक रूप में ज्यादा अच्छा होता है, यानी महिलाएं क्या हैं, भावना प्रधान हैं, संवेदनशील हैं, तो दे आर मोर सुटेबल फॉर द हाउस होल्ड जॉब्स। वो जो घर गृहस्थी वाले काम है उनके लिए ज्यादा अनुकूल है। दैट वाज जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो सवाल ये है, महिलाओं को ऐसा कार्य दिया गया जो ये डिसाइड कर लिया गया। मिलने कहा आपने उन्हें सार्वजनिक जीवन में काम तो दिया नहीं, एक बार आपने उन्हें शासन काम दिया होता और शिक्षा का काम दिया होता, हेल्थ में काम दिया होता, और उसके बाद फिर देखा होता है कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा है नहीं अच्छा है। आपने बिना उन्हें अवसर ही दिए क्या निष्कर्ष निकाल लिया कि वो घरेलू कार्यों के प्रबंध के लिए ही उपयुक्त हैं। इट इज इलॉजिकल इन नेचर। ये बात सही नहीं है। अवसर तो मिला ही नहीं उन्हें, जिसे अवसर नहीं मिला, एक बार अब समाज में समानता तो घर से बाहर हमें निकाला ही नहीं। यानी जिस व्यक्ति को कभी शिक्षा दी ही नहीं गई हो, हमें कहने नहीं शिक्षा लेने के लिए उपयुक्त था ही नहीं। ये तो भाई शिक्षा आपने दी होती तब तो। क्या लिखा आपने? हाँ, जबकि मिल का तर्क है, और मिल सेड दैट कि महिलाओं को कभी भी सार्वजनिक जीवन में समान अवसर ही नहीं मिले। वुमेन couldn't get the equal opportunity in public life. They couldn't get the equal opportunity in the public life. तो उन्हें कभी अवसर मिला ही नहीं, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि दे आर इनकेपेबल टू लीड द पब्लिक लाइफ। प्रियंका गांधी अपीयर्स मोर मैच्योर देन राहुल गांधी इन पब्लिक लाइफ। अब देखिए, प्रियंका गांधी अपीयर्स, तो आप कैसे कह सकते हैं कि महिला पॉलिटिक्स के लिए ठीक नहीं है? अगर हमने प्रियंका गांधी को ट्रायल न किया होता तो हम क्या कहते हैं, नहीं, शी इज वेरी मच सुटेबल फॉर द हाउस होल्ड जॉब्स। इसलिए मिल ने बड़े जबरदस्त आर्गुमेंट दिए। मिल ने कहा प्राकृतिक तर्क ठीक नहीं है, शारीरिक क्षमता बेकार की बात है, और परंपरा प्रथा को हम मान नहीं सकते। और उसने तो महिलाओं की स्थिति के बारे में इतना तक कहा, उसने कहा दासों से, आप याद रखिए, अरस्तु को ऐसा लगा कि दास प्रथा इज वेरी इनह्यूमन, स्लेवरी इज वेरी इनह्यूमन, नोबडी कैन रेज द डाउट अबाउट दैट। और पूरी दुनिया में जब 19वीं शताब्दी में दास प्रथा खत्म हो रही थी तो लोगों ने कहा था इट इज न्यू डॉन फॉर द सिविलाइजेशन, इट इज काइंड ऑफ बिगिनिंग ऑफ न्यू सिविलाइजेशन। दास प्रथा खत्म होने पर इतना जश्न मनाया गया, लेकिन समाज का आधा भाग परमानेंटली दास के रूप में रह रहा था, उसकी चिंता हमने की ही नहीं। समाज का आधा हिस्सा, तो उसने कहा तो वुमेन्स पोजीशन वर्स्ट देन द स्लेव। उसने कहा दास तो फिर भी ठीक है, और सीधी सी बात है, उसने कहा कि महिलाओं का मूल कार्य क्या है? अच्छे पति की तलाश। बस महिलाओं का यही काम है। महिलाओं को उसने कहा कि ब्रिटिश समाज में, जो शायद कुछ मात्रा में अभी भारतीय समाज में विद्यमान है,
इन महिलाओं का मूल काम क्या है? पुरुषों को आकर्षक लगे। ये महिलाओं के जीवन का मूल उद्देश्य है। घर गृहस्थी को संभालें, पुरुषों को आकर्षक लगे और बाकायदा क्या काम करें? पति की खोज करें, बच्चे पाले पोसें। दैट इज अ फाइनल डेस्टिनी ऑफ अ फीमेल। मिल ने कहा, हैरियट टेलर मिल ने कहा, देख रहे हो दोस्त कैसी बातें की जा रही है? मिल ने कहा, मैडम हम और आप मिलकर धज्जियां उड़ा देंगे इसकी। और इसलिए याद रखिए, नजरिया हमेशा अलग अलग होता है। हैरियट टेलर ने इतनी बारीकी से जो बात देखी, शायद कभी वो बात मेल नहीं देख सकता था। दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी। एक ही दुनिया को अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें दिखती हैं। और एक ऐसे कभी एक वाकया होता है, हम लोग कई बार तो हमारे जो ग्रेजुएशन के दोस्त एक बार साथ मिले, तो सब लोग, सबके पति पत्नी सब लोग साथ थे, बहुत लंबे अरसे के बाद मिले। तो मेरा एक दोस्त बड़ा मजाक किया है, वो हर बात में मजाक कर देता है। उसने कुछ ऐसा मजाक कर दिया विच अपीयर्स दैट इज एंटी फीमेल। वैसे बड़ा लाइट मामला था, कुछ ऐसा था नहीं। उसकी पत्नी इस बात पे फायर हो गई। उसने कहा, तुम्हें हंसी दिखती है, इसे महिलाओं का मजाक है। अब कई इसे नजरिया अलग होता है, नजरिया अलग होता है यानी किसी भी चीज को देखने का। इसलिए दुनिया वैसी आपको देखेगी जिस पोजीशन में आप खड़े हैं। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो आपको दुनिया सब हरी हरी दिखेगी दोस्तों, सब दुनिया मौजे मौजे है। और जिसके पास इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको दुनिया अलग दिखेगी। इसलिए यही तो है आइडियोलॉजी। तो जरा सोच के देखिए, आधी महिलाओं के अधिकारों की बात करने वाला लोकतांत्रिक कहलाएगा कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक कहलाएगा? ग्रेटेस्ट डेमोक्रेट। इसलिए मिल को बहुत बड़ा लोकतंत्रवादी कहा जाता है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेट। तो उसने कहा कि महिलाओं को ये अधिकार मिलेगा। तीसरी बात उसने क्या कही लोकतंत्र के बारे में? अगला, उसने जो डेमोक्रेसी के बारे में अगली बात कही, उसने कहा कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसने कहा कि डेमोक्रेसी में होना क्या चाहिए? पहला, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पेमेंट नहीं मिलना चाहिए। नो पेमेंट, नो पे फॉर एमपी। और उसने कहा ओपन बैलेट होनी चाहिए, मुक्त खुला मतदान होना चाहिए। उसने कहा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कोई पेमेंट नहीं मिलनी चाहिए। उसने कहा मतदान खुला होना चाहिए। खुला का मतलब ही वॉज अपोजिंग द सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे, अगर आप पूछेंगे कि व्हाई ही वॉज सपोर्टिंग ओपन बैलेट एंड नो पे फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसने कहा पॉलिटिक्स कोई बिजनेस नहीं है भाई। पेमेंट तो आपको तब मिलेगा जब कोई व्यवसाय आप कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं। तो पॉलिटिक्स इज नॉट अ बिजनेस, बट पॉलिटिक्स इज मीडियम फॉर द वेलबींग ऑफ द कम्युनिटी। ये समुदाय की भलाई वाला काम है। राजनीति ऐसा नहीं है कि कोई व्यवसाय है कि आपने 2 घंटे काम किया, इतने आपको पैसे मिल गए। इसलिए व्यक्ति का व्यवसाय अलग होना चाहिए और पॉलिटिक्स अलग होनी चाहिए। इसलिए उसने क्या कहा, राजनीति क्या है? इट इज मीडियम फॉर द वेलबींग ऑफ द कम्युनिटी। ये समुदाय की सेवा का माध्यम है। अब देखिए, इसका मतलब है उसने राजनीति को कैसे नैतिक रूप में परिभाषित किया। इससे फिर दिखती है कि यूनानी युग की परंपरा बार बार उसके विचारों में आ जाती है। यूनानी युग में यही तो कहा गया था कि व्यक्ति के जीवन का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? समुदाय की भलाई। और जब हम अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं तो नैतिकता का खिलाफ है। समुदाय के लिए स्वार्थ, समुदाय की भलाई के लिए काम करना, दैट इज द अदर मीनिंग ऑफ इक्वल मॉरलिटी। और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है मिल के इन्हीं विचारों से, जिस मिल को हम आज पढ़ रहे हैं नेहरू जैसे लोगों ने पहले पढ़ लिया था।
इसलिए आप देखेंगे कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह को पहले एक सिंबॉलिक पेमेंट मिला करता था, बहुत ही कम पेमेंट मिला करता था, क्योंकि अब अभी तो मामला अलग हो गया है, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट सम पेड पीपल, इट इज नॉट ए बिजनेस। इसका मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बिजनेस क्या होना चाहिए, दे शुड बी इधर प्रोफेसर, डॉक्टर, लॉयर, बिजनेस अब आपका अलग है। और जब पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो व्हाट शुड बी द मोटो, पब्लिक सर्विस, यानी जनता की सेवा के लिए राजनीति में आइए। अब आप बताइए ये पॉलिटिक्स मिल के लिए क्या है, नैतिक है या शक्ति सत्ता प्राप्त करने का माध्यम है? नैतिक है। तो यूनानी का चिंतन बार बार उसके दिमाग में आता है। उसने तो इतने तक बात कह दी, ओपन बैलेट, यानी उसने कहा सीक्रेट बैलेट तो होनी नहीं चाहिए, ओपन बैलेट होना चाहिए। और उससे पूछा गया ओपन बैलेट क्यों, तो उसने कहा देखो व्यक्ति में सच बोलने का साहस होना चाहिए। अच्छा, व्यक्तित्व का विकास तभी होगा, समाज का विकास तभी होगा जब हर व्यक्ति सच बोले। और दूसरा, दूसरे में सच सुनने का भी साहस होना चाहिए। उसने कहा कि हम जिस व्यक्ति के खिलाफ वोट कर रहे हैं उसको हम दिखाकर वोट करेंगे कि देखो तुम्हारे खिलाफ हमने वोट किया, और हम बताएंगे क्यों वोट किया। और उसने कहा भी कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, इसलिए जो लोग मेरे खिलाफ वोट करते हैं मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और ऐसा नहीं है कि जब मैं काम करूंगा तो पूरे पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए काम करूंगा, उस समूह के लिए काम नहीं करूंगा जिसने हमको वोट दिया। जैसे आज आप देखेंगे, आज यही बात जब नेहरू वॉज द फर्स्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब पहली बार इलाहाबाद से फूलपुर से चुने जाते थे, एक बार इलाहाबाद गए तो उनसे एक पत्रकार ने बात पूछी कि नेहरू आपने तो पूरे देश का विकास नहीं, अब आपने इलाहाबाद का उतना विकास नहीं किया, अब आप पीएम है देश के। तो नेहरू ने कहा कि मेरे लिए पूरा देश ही इलाहाबाद है, तो मैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी फोकस कैसे करूं। अभी देखिए पैटर्न लगा गया है, आजकल वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी मानी जाती है कि जहां मिनिस्टर है, जहां पीएम है, उस लोकसभा क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और खास तौर पे आजकल तो हमारे नेता पता कर लेता है कौन समुदाय हमको वोट करेगा, उसी के हैंड पाइप लगेगी, बाकी को हम पानी के लिए तरसा देंगे। अच्छा, मिल ने जो बातें कही आपको लगता नहीं बड़ी आदर्शवादी है, नैतिकतावादी है? हमारे हम क्या करते हैं, जब हमारे यहाँ कोई हमसे वोट मांगने आता है तो हम क्या कहते हैं, आपको ही वोट देंगे, लेकिन देते नहीं, कहते हैं किसी और को और देते हैं किसी और को। अच्छा, हमारे खतरे भी अलग अलग किस्म के हैं। बांदा में एक बार डकैतों का पूरा गिरोह था, ठोकिया गिरोह था, गैंग, द गैंग ऑफ गैंगस्टर्स। तो ठोकिया गिरोह की मां चुनाव के लिए खड़ी हुई, उसका चुनाव चिन्ह था हल्दी, टर्मरिक। उसने पूरे गांव में हल्दी बांट दिया कि भाई देखो ये रखो, और मेरी मां चुनाव में हारनी नहीं चाहिए, और अगर मेरी मां चुनाव में हार गई तो इसको रख लेना, काम आएगा बाद में, बिकॉज टर्मरिक इज एंटीसेप्टिक टू। और संयोग से उसकी मां चुनाव हार गई, पूरा गांव खाली हो गया। आप याद रखिए, हमारे यहाँ ओपन बैलेट इट अपीयर्स वेरी मॉरलिस्टिक, लेकिन उसने ऐसा कहा उसने। और इसलिए मिल के लिए डेमोक्रेसी इज नॉट ए मेयरली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी तक जो हमने बताया कि ऐसा लगता है कि लोकतांत्रिक शासन की प्रणाली है जहां कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। अच्छा, उसने एक बात और भी कह दी, उसने कहा कि लोकतंत्र में, पांचवा, इंग्लैंड में उसने एक और बात कह दी कि हाउस ऑफ लॉर्ड बने रहना चाहिए। आज भी इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड है, यानी लॉर्ड सभा, जो इंग्लैंड का अपर हाउस है, जैसे हमारे राज्यसभा है वैसे वहां हाउस ऑफ लॉर्ड। तो मिल ने हाउस ऑफ लॉर्ड के बने रहने का समर्थन किया। मिल ने हाउस ऑफ लॉर्ड के बने रहने का समर्थन किया। अच्छा, हाउस ऑफ लॉर्ड इज स्टिल एन अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशन, आज भी उसका निर्वाचन नहीं होता। हाउस ऑफ लॉर्ड किससे मिलकर बनी होती है, जो राज परिवार है, धार्मिक लोग हैं, अब सामंतवादी है। इट इज स्टिल एन अनइलेक्टेड बॉडी, इसका निर्वाचन नहीं होता। इसमें राजा महाराजा के खानदान के लोग आते हैं,
ये बात देखने में अजीब सी लगती है कि लोकतंत्र में कोई गैर निर्वाचित संस्था हो। अच्छा, लॉर्ड का बिगड़ा हुआ रूप भारत में है, लॉर्ड साहब। भारत में कई बार कहते हैं कि आपका लॉर्ड साहब हो क्या, तो लॉर्ड साहब का मतलब यहीं से आया था, लॉर्ड से। वो हिंदी में बिगड़ते बिगड़ते लॉर्ड हो गया। तो हाउस ऑफ लॉर्ड वॉज एन अनइलेक्टेड बॉडी, और वो निर्वाचित नहीं थी। तो मिल से पूछा गया कि भाई आप लोकतंत्र कितने बड़े समर्थक हो, एंड यू आर सपोर्टिंग एन अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशन। मिल ने कहा देखो, लोकतंत्र केवल संख्या का खेल नहीं है। हाउस ऑफ लॉर्ड में कौन है, यानी मिल ने कभी भी लोकतंत्र को बहुमत का शासन नहीं माना। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। लोकतंत्र को क्या माना, जहां स्वतंत्रता हो नंबर 1, जहां अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हो नंबर 2, जहां समाज के सभी लोगों की उचित प्रतिनिधित्व हो नंबर 3। मिल नेवर सेड दैट डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट बाय मेजॉरिटी। बहुमत लोकतंत्र का मतलब नहीं होता। मिल ने कभी भी ऐसा नहीं कहा। और इसलिए उसने क्या कहा, जब हम बहुमत की बात करते थे, मेयरली वी आर काउंटिंग द नंबर्स। और कभी किसी शायर ने कहा है कि जमहूरियत वो शासन है जहां लोगों के सर गिने जाते हैं, सर तोड़े नहीं जाते। अब गिनने का मतलब है, अगर डेमोक्रेसी का मतलब है कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट, तो ये भी बात ध्यान रखने की है। मान लीजिए कि 99 लोग एक चीज कह रहे हैं एंड वन पर्सन इज अपोजिंग दैट, उस एक व्यक्ति की बात हम मानेंगे या नहीं मानेंगे। हो सकता है उसी की बात सही हो। जैसे इस क्लास में 99 लोग ये कहें कि क्लास के बाद ऐसा चलते हैं, कोई 15 अगस्त आने वाला है, मिठाई खाना है और कन्हैया स्वीट हाउस लूट लेते हैं, लेकिन एक व्यक्ति उसके खिलाफ खड़ा हो जाए कि ना ना ये गलत है, बहुमत की बात मानेंगे, एक व्यक्ति बात मानेंगे। तो मिल ने क्या कहा, एक व्यक्ति बात, बहुमत की बात नहीं। बहुमत की बात मान लेंगे ऐसा नहीं होगा। और याद रखिए, उसने हमेशा कहा इसे लोकतंत्र में गुण होने चाहिए। जो विद्वान लोग हैं, प्रभुत्वशाली लोग हैं, उनके भी सम्मान आप करिए, उनके विशेष महत्व को आप देखिए, तभी समाज की भलाई होगी। तो लोकतंत्र को केवल संख्या खेल नहीं मानता था, बल्कि मानता था गुणी लोग आए, थोड़ा समाज के जो संपन्न लोग आए। और क्योंकि वो माना करता शिक्षित होना, संपन्न होना, इसका मतलब है कि उसने व्यक्ति जीवन में कुछ किया है। ऐसा नहीं कि बिला वजह कोई एक पढ़ा लिखा हो गया है तो उसकी पढ़ाई लिखाई का, उसके ज्ञान का, अनुभव का समाज को भी फायदा मिलना चाहिए। बात किस तरीके से देखिए कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दे आर वेरी मच नॉट इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द पॉलिटिक्स। हैरान हो जाएंगे कि आम आदमी पार्टी ने रघुराम राजन को राज्यसभा की सीट ऑफर की थी, मना कर दिया। रघुराम राजन का नहीं है। कलाम साहब को जब दूसरी बार राष्ट्रपति के लिए कहा गया कि आप लड़ोगे, अपन को पहले अपने तय कर लो कि क्या करना है, उसके बाद हमको बताना। और मुझे बहुत इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सच पूछिए, जो बड़े फिलोसफर टाइप के लोग होते हैं उन्हें पावर और से कोई मतलब होता नहीं, लेकिन उनके गुण का समाज के लिए बड़ा योगदान है। और जो फिलोसफर टाइप के लोग होते हैं वो चुनावी प्रतिस्पर्धा में हार जाते हैं। शिव खेड़ा की बुक आपने पढ़ी होगी, वी कैन विन, खुद ही हार गए, चुनाव हार गए। इस देश में टीएन सेशन भी चुनाव हार चुके हैं, अरुण जेटली तो भी चुनाव हारे हैं। चुनाव जीतने के लिए अलग कला चाहिए, झूठ, तिल का ताड़। तो अब सवाल है कि अलग अलग उसमें कला चाहिए। इसे मिलने का नो नो, हाउस ऑफ लॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग डेमोक्रेसी। लेकिन अभी तक आपने ध्यान दिया होगा, अभी तक हम जिस बात को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मिल ने संसदीय शासन का समर्थन किया, लोकतंत्र का समर्थन किया, और यह है लोकतंत्र शासन का एक रूप। लेकिन मिल ने, और अब फिर पीटी का सवाल आप जाके देखेंगे। अब संयोग की बात है कि पिछली बार आया कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है। अब प्रीलिम्स का शायद इसके पीछे का सवाल देखेंगे तो इसमें ये लिखा हुआ है, प्रश्न पूछा गया है आईएएस की पीटी में, जीएस का सवाल है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है। वो मिल का विचार है। इसका मतलब है कि एग्जामिनर सेटर कोई ऐसा इसका मतलब पॉलिटी का पेपर सेटर कौन होता है, पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर। क्यों मैं कह रहा हूं, आप स्वतंत्रता वाला सवाल देखिए, उसके बाद ये बहुत ध्यान से देखिए कि जो पॉलिटी के पेपर को सेट करता है वो लॉ का प्रोफेसर नहीं होता पहला।
और न ही किसी और विषय का। तो ये दो प्रमाण है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। ये पीटी का सवाल पूछा गया है, कहा मिलने है, तो मिलने कहा क्या, हेडिंग चेंज कर लीजिए। लोकतंत्र जीवन शैली के रूप में, डेमोक्रेसी एज अ वे ऑफ लाइफ। लोकतंत्र जीवन शैली के रूप में, यानी याद रखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, लोकतंत्र शासन प्रणाली के रूप में। टिल नाउ वी हैव स्टडीज डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी शासन के रूप में कैसा होना चाहिए, शासन निर्वाचित होगा, संसदीय शासन होगा, उसमें इलेक्शन होंगे, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पेमेंट नहीं मिलेगा, दैट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लोकतंत्र की पहली विशेषता है शासन की प्रणाली, जो हमारे संविधान में भी दे रखी गई है कि शासन ऐसे चलेगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, दैट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी बात को, अच्छा हम लोकतांत्रिक सरकार के में रहते हैं नहीं रहते हैं, वी आर लिविंग अंडर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम लोकतांत्रिक शासन में रहते हैं, लेकिन सवाल ये है जब कहते हैं जीवन शैली, वे ऑफ लाइफ, तो मैं पहला सवाल आपसे पूछूंगा, आप लोकतांत्रिक हैं या नहीं है। सरकार लोकतांत्रिक है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, आवर गवर्नमेंट इज डेमोक्रेटिक, लेकिन सवाल है आप लोकतांत्रिक है या नहीं है। मैं आपकी बात पूछ रहा हूँ, अब इसमें संविधान बना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप को जानते हैं, आर यू डेमोक्रेट, आप लोकतांत्रिक है या नहीं है, हैं। अच्छा मैं कैसे मानूं आप लोकतांत्रिक है, ये बात मुझे कैसे पता चलेगी। भाई शासन तो हमारा लोकतांत्रिक है, सारी विशेषताएं, निर्वाचित है, हमारे द्वारा इलेक्टेड है, तो दैट्स ट्रू, लेकिन हाउ आई कैन बिलीव दैट यू आर ऑल्सो डेमोक्रेट, आप लोकतंत्र में मानते हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा। क्या, अच्छा एग्जाम्पल आप लीजिए कि क्लास करके आप गए और कोई दोस्त आपका मिला और आपने बीटेक किया, उसके बाद यूपीएससी प्रिपरेशन किया, और आपका दोस्त कह रहा है अरे मूर्ख देखो मेरे पास गाड़ी है, इतना पेमेंट मिल रहा है, जीवन में मौजे मौजा है, तुम कहाँ खोपची में रह रहे हो, मूर्ख हो क्या एकदम से। और आपने उसको एक लाफा दिया, अपने बेकार की बात करता है, तुम्हें पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। अब बताइए आपने उसको मारा, लोकतांत्रिक है अलोकतांत्रिक है। अच्छा हमारा परिवार दोस्तों लोकतंत्र के विरोध में काम करता है। अच्छा हमें बचपन से क्या आदत है, हमारे ताऊ जी ने बड़े भाई को पीटा, बड़े भाई ने छोटे को मारा, छोटे ने उससे छोटे को मारा, और जो सबसे छोटा है उसको कुत्ता बिल्ली जो भी है उसको मारा। दैट इज द ट्रांसफर ऑफ एग्रेशन। ये दोस्तों हम पिट कुट कर बड़े हुए हैं, तो सवाल है कि हमारा जो हमारा फैमिली है लोकतांत्रिक है अलोकतांत्रिक है। इसका मतलब है कि हमारे जीवन मूल्य लोकतांत्रिक नहीं है। जीवन मूल्य का लोकतांत्रिक होना एकदम अलग बात होती है, शासन लोकतांत्रिक, उसमें कहां दो रहे, सरकार तो लोकतांत्रिक है ही है। अब देखिए जीवन शैली के लोकतांत्रिक होने का मतलब ये होता है कि कभी भी दो लोगों के बीच हिंसा का प्रयोग ना हो, वायलेंस का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई जो आपसे असहमति रखे, जो आपके विरोध में मत करे, उसके खिलाफ हिंसा कर दीजिए, अलोकतांत्रिक है। और आप याद रखिए दूसरे के विचारों का सम्मान करना, ये क्या है, अलोकतांत्रिक है। और जो हमारे विचारों की आलोचना करे, असहमति व्यक्त करे, उसको भी बोलने देना, इट इज अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ। तो मिल ने क्या कहा, लोकतांत्रिक जीवन शैली क्या है, पहला
लोकतांत्रिक जीवन शैली में पहला, उसने कहा कि लोकतंत्र एक शिक्षा प्रणाली है. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ एजुकेशन टू. लोकतंत्र एक शिक्षा प्रणाली है जिससे व्यक्तियों को सामुदायिक कार्यों में भागीदारी का अवसर प्राप्त होता है. जिससे व्यक्तियों को सामुदायिक कार्यों में भागीदारी का अवसर प्राप्त होता है. डेमोक्रेसी इज अ मेथड ऑफ एजुकेशन where individual get an opportunity to participate in the community's life और participation in the community's life, जिससे व्यक्ति को सामुदायिक कार्यों में भागीदारी मिलती है. उसे सार्वजनिक विषयों के संबंध में जानकारी भी प्राप्त होती है, सूचना भी मिलती है. He or she get information or awareness about the public issues or the issues which is affecting the common life. उसे सार्वजनिक विषयों के बारे में सूचना भी प्राप्त होती है. He or she get an information or awareness about the public issues. उसे सार्वजनिक मुद्दों के बारे में जानकारी भी प्राप्त होती है. इसलिए उसने कहा कि लोकतंत्र एक शिक्षा की प्रणाली है. उससे ही बढ़कर अब देखिए, आपको ध्यान देने की बात है, शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? अच्छे व्यक्ति का निर्माण. शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? अच्छे व्यक्ति का निर्माण. शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? व्यक्ति का नैतिक विकास. ये शायद प्लेटो की बात अभी आपको याद होगी. प्लेटो ने जो कहा था कि शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? अच्छे व्यक्ति का निर्माण, नैतिक व्यक्ति का निर्माण. इसलिए अगर लोकतंत्र शिक्षा की प्रणाली है तो लोकतंत्र कुशलता बढ़ाने का माध्यम है या अच्छे व्यक्तियों का निर्माण? डेमोक्रेसी इज नॉट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हिच प्रमोट द इफिशियंसी. नो. अगर आप शासन की कुशलता की बात करिए तो हिटलर मुसोलिनी का शासन ज्यादा कुशल था डेमोक्रेटिक शासन के बजाय. इसलिए लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि शासन कुशल हो जाएगा. पहला, आप लोकतंत्र का मूल्यांकन इस आधार पर नहीं करेंगे कि आर्थिक विकास हो जाएगा. दूसरा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट ए स्टैंडर्ड which can evaluate the progress of a democracy. क्यों? चाइना का आर्थिक विकास ज्यादा है भारत का? चाइना का. और इतिहास इस बात गवाह है कि चाइना इज मोर इफिशिएंट इन कंपैरिजन टू इंडिया. जितने, इसलिए लोकतंत्र की विशेषता ये नहीं होनी चाहिए कि आर्थिक विकास बहुत अच्छा हो जाएगा, लोकतंत्र की अच्छाई है. नहीं. शासन कुशल हो जाएगा, इफिशियंसी ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज अ पैरामीटर टू इवेल्युएट द डेमोक्रेसी. नहीं. लोकतंत्र के एक ही मानक है, ये सफल है या असफल है, उसने नैतिक व्यक्तियों का निर्माण किया. आप कहेंगे डेमोक्रेसी का नैतिक व्यक्तियों के निर्माण से क्या मतलब है? हाउ इवन डेमोक्रेसी कैन प्रमोट द मॉरलिटी इन इंडिविजुअल. ऐसा होता है. देखिए, नैतिकता का सीधा सा मतलब है समुदाय की भलाई के लिए काम करना. तो जो राजनीति में है, अभी मिल के हिसाब से देखेंगे, राजनीति का मूल काम क्या है? जनता की भलाई करना. इसलिए ये राजनीति है, समाज सेवा का माध्यम है. समाज सेवा काम नैतिकता है या नहीं है? यही तो शिक्षा का सबसे बड़ा पर्पज है. शिक्षा का सबसे बड़ा पर्पज क्या है? व्यवसाय प्रदान करना नहीं, अच्छा डॉक्टर होना नहीं. और प्लेटो के बाद हम फिर रिपीट कर रहे हैं, अच्छा डॉक्टर होना, अच्छा टीचर होना, ये शिक्षा का मूल पर्पज नहीं है. अच्छा व्यक्ति होना.
इसलिए डेमोक्रेसी इज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन। वो व्यक्ति को अच्छा बनाती है। तो व्यक्ति को अच्छा कैसे बनाती है? व्यक्ति समाज के कामों के लिए जुटेगा। जैसे आप देखेंगे, वैसे तो आजकल हम नेताओं की बड़ी बुराई करते हैं, ये नेता ऐसे हैं, राजनेता ऐसे हैं। वर्किंग इन पब्लिक लाइफ इज 100 times टफर देन वर्किंग इन सिविल सर्विसेज एनीवेयर एल्स। प्राइवेट कंपनी में काम करना बहुत आसान है, पब्लिक लाइफ में काम करना बहुत मुश्किल है। और हमारे यहाँ ऐसे ऐसे नेता रहे जो पूरे जीवन भर, मानिक सरकार, ही वॉज चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। मानिक सरकार 30 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे, उनका अपना घर नहीं हो पाया। दैट इज ए डेमोक्रेसी। और हम क्या मान के चलते हैं? नेता भ्रष्ट हैं, नेता चोर हैं। हो सकता है देयर मे बी फ्यू पर्सन, लेकिन आप याद रखिए, राजनीति में काम करना ये समुदाय भलाई काम है। इसलिए बीइंग एन आईएएस ऑफिसर, दिस इज द हाईएस्ट फोरम टू सर्व द पीपल। आप सबसे बड़ा नैतिक काम कौन सा कर सकते हैं? जनता की सेवा करके। लेकिन जनता की सेवा के लिए आपके पास मंच तो होना चाहिए। इस याद रखिए दोस्तों, पब्लिक लाइफ शुड बी देयर फॉर सर्विंग ऑफ द पीपल। इसे लोकतंत्र से क्या होता है? नैतिकता का विकास। अब आप जाके पीटी में सारे ऑप्शन आप देखिएगा, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अच्छे व्यक्तियों का निर्माण, नैतिक व्यक्ति का निर्माण। और जो शासन में भागीदारी करेगा उसे समुदाय की चिंता करनी पड़ेगी। हमें तो लगता है कि शासन भागीदार करना मलाई काटना है, नहीं। अरुण जेटली, 2 लोग काम करते करते मर गए, सुषमा स्वराज एक, अरुण जेटली नंबर 2 उसी लाइन में। सुषमा स्वराज नहीं रही। सुषमा स्वराज का उनको बहुत भाई मिनिस्टर फिक्शनल अफेयर्स थी, उनका हेल्थ अलाउ नहीं कर रहा था, फिर भी काम, फिर भी। अरुण जेटली डायबिटिक थे, जैसे ही मिनिस्टर फाइनेंस हुए। जो व्यक्ति राजनीति में होता है उसके लिए अपने परिवार के लिए समय नहीं है, घर के लिए समय नहीं है। तो बताइए, ये राजनीति है, नैतिकता का क्षेत्र है दोस्तों। और हमने इसको क्या बना रखा है? हमें लगता है ना 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 ना, वो तो मलाई काटने के लिए बैठे हो, जाके आप भी मलाई लीजिए। अरे राजनीति में आना दोस्तों, कितने लोग आते हैं नेता के पास, कितनी अपेक्षाएं लेकर आते हैं। कोई कहता है एडमिशन करवा दो, कोई कहता है मैं सिलेंडर दे दो, कोई कहता है ये दे दो। नेता सबको बुलाता है, चाय पानी पिलाता है। हमारे यहाँ एक भी गेस्ट आ जाए दोस्तों, लोग मुंह फुला लेते हैं, ना ना बहुत ज्यादा गेस्ट आ रहे हैं, हमारा काम ये थोड़े है। नेता के यहाँ देखिए दोस्त। इसलिए लोकतंत्र शिक्षा प्रणाली है, क्योंकि अच्छी शिक्षा क्या है? जो हमें अच्छा मानव बनाती है। और अच्छा मानव कैसे बनेंगे? समुदाय की भलाई करके। और समुदाय की भलाई का मौका कहाँ मिलेगा? अगला पॉइंट। उसके अनुसार उसके अनुसार लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिकता के विकास में सहायक है। डेमोक्रेसी प्रमोट्स द मॉरलिटी among individuals। लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिकता के विकास में सहायक है। डेमोक्रेसी प्रमोट्स मॉरलिटी among individuals, क्योंकि मिल ने कहा कि जब व्यक्ति मतदान करने जाता है, तो उसे न्यायाधीश की भांति कार्य करना चाहिए। Individuals should act like a judge while casting the vote। जब व्यक्ति मतदान करता है तो उसे न्यायाधीश की भांति भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। और याद रखिए, न्यायाधीश क्या होता है? तटस्थ होता है, निष्पक्ष होता है। वो समुदाय की भलाई के लिए काम करेगा। इसीलिए व्यक्ति को अपना मत
समुदाय की भलाई के लिए प्रयुक्त करना चाहिए। व्यक्ति को अपना मत समुदाय की भलाई के लिए देना चाहिए। इंडिविजुअल शुड कास्ट his or her vote for the well-being of the community. व्यक्ति को अपना मत भलाई के लिए देना चाहिए और सांसद को उन लोगों के मतों का भी सम्मान करना चाहिए और सांसद को उन लोगों के मतों का सम्मान भी करना चाहिए जिन्होंने उसके विरोध में मत दिया हो। A member of parliament should accept and recognize those people who have voted against the member of parliament. जिन्होंने उस सांसद के विरुद्ध मत दिया हो उनके भी मत का सम्मान करना चाहिए। इसीलिए लोकतांत्रिक जीवन शैली में therefore a democratic way of life underline, इसे लोकतांत्रिक जीवन शैली में नंबर 1 democratic way of life includes point number 1 लोकतांत्रिक जीवन शैली में पहला पॉइंट सभी को अपना मत व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। सभी को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। Each and every person is allowed to express himself or herself freely. हर व्यक्ति को अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। दूसरा, each and everyone should be allowed to express himself or herself freely. Second, असहमतियों और आलोचना को स्वीकार करना चाहिए। Disagreement, criticism are essential. असहमति और आलोचना को स्वीकार करना चाहिए। और तीसरा, विवादों का समाधान हिंसक रूप में नहीं होना चाहिए। विवादों का समाधान हिंसक रूप में नहीं होना चाहिए। Never use the violence for resolving the disagreement or dispute. विवादों का समाधान शांतिपूर्ण रूप में होना चाहिए। इसका मतलब है लोकतांत्रिक शासन के लिए पहले क्या होना चाहिए? लोकतांत्रिक व्यक्ति होना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात है कि उसका मिल का एक दोस्त था, लॉर्ड लोथिया। उसका एक दोस्त था। तो संयोग की बात है कि जब ये लोग अपना लोकतंत्र का विचार दे रहे थे तो उसी समय इंडिया में लोकतंत्र की मांग भी चल रही थी। तो लोग इंडिया में कहा करते थे, क्योंकि ब्रिटेन का ज्यादातर उपनिवेशवादी देशों पर नियंत्रण था। जिस समय लोग अपना विचार दे रहे थे, देयर वाज अ कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड। तो लोग कहा करते थे, भाई हमें आजादी चाहिए, हमें लोकतंत्र चाहिए, हमें अपना शासन चाहिए। तो लॉर्ड लोथिया ने कहा, ये कोई केक थोड़े है कि मैं दूंगा और आप खा लोगे। तो लॉर्ड लोथिया ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज नॉट अ केक और गिफ्ट which can be given by anyone to anyone or to next person.
इट इज वे ऑफ लाइफ। तो लॉर्ड लोथिया ने कहा था पहले लोकतांत्रिक बनो तो लॉर्ड लोथिया ने कहा था डेमोक्रेसी इज ए वे ऑफ लाइफ विच डिमांड्स एन एरिस्टोक्रेट। यानी लोकतंत्र एक ऐसा शास्त्र है जहां कुलीन लोगों की आवश्यकता है। लेकिन कुलीन का मतलब क्या है? जो अपने लिए करने के बजाय किसके लिए सोचे? समाज के लिए। who give who give more for life than taking out of it। अच्छा, कुछ लोग क्या होते हैं केवल अपने तक ही जीवन उनका होता है, अपना खाना पीना, नौकरी करना, मौज उड़ाना, बाकी पड़ोसी से, देश से, समुदाय से कोई मतलब ही नहीं होता। तो इट इज नॉट ए डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ। तो डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ में आप असहमति, आलोचना, दूसरे के विचार का सम्मान, हिंसा नहीं होनी चाहिए। और इसलिए ओपन बैलेट को आप डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ से जोड़ के देखिए तो अगर हमने किसी खिलाफ वोट दिया और उसने हमारे खिलाफ हिंसा कर दी, इट इज अनडेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ। भाई हमने विरोध किया तो आप मेरे मत का सम्मान करो। और दूसरा, बिल ने कहा एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शुड नॉट अंडरस्टैंड दैट ही और शी इज ओनली रिप्रेजेंटिंग दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। वो केवल एक विशेष चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, बल्कि वो पूरे लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। दैट इज ए डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ। ये लोकतांत्रिक जीवन शैली होनी चाहिए। दैट इज डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ। इसीलिए मिल के विचारों को बहुत बड़ा लोकतांत्रिक माना गया। उसने ये भी कहा गया पहला डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पहला डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ। तो अच्छा, आप ये स्पष्ट है डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ। हमारे संसद में देखिए दोस्तों, जूते चप्पल चल जाते हैं। ये डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ है, अनडेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ है। चुनाव में हिंसा होना, पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा चुनाव में हिंसा होना। आपने कोई ब्रिटेन में सुना कि चुनाव में हिंसा हो गया? मसल पावर, मनी पावर, पन्नी पिला के वोट ले लेना। पन्नी में समझ रहे हैं दोस्त? अल्कोहल, शराब पिला के, लिकर पिला के वोट ले लेना। ये क्या है? अनडेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ है। और आप याद रखिए, इसीलिए ये कहा जाता है कि इंग्लैंड में 300 सालों से लोकतंत्र है, कभी भी पार्लियामेंट में हिंसा नहीं हुई, कभी भी बाइकआउट नहीं हुआ, कभी पार्लियामेंट में नारेबाजी नहीं हुई है, क्योंकि ब्रिटिशर्स रियली बिलीव इन अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ। और आपको तब सुन के आश्चर्य लगेगा, ब्रिटेन में कोई लिखा हुआ संविधान नहीं है, इतने अच्छे देश चलता है। अब याद रखिए, अब हैरानी की बात है, इंडिया इज स्टैंडिंग ऑन जस्ट अपोजिट साइड। इंडिया में सबसे बड़ा संविधान लिखा हुआ है, रोज रोज प्रॉब्लम आ रही है। क्या मामला है? आप याद रखिए, हम हर बात में कहते हैं संविधान बदल देंगे, कानून बदल देंगे, ये बदल देंगे। अपने को कब बदलेंगे? अपने को कब बदलेंगे? और जब अपने की बदलने वाली बात आ जाए तो नैतिकता वाली बात होगी फिर। और याद रखिए, इसे डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान सभा की बैठक खत्म हुई तो उनसे पूछा गया कि संविधान कैसा है। उनका संविधान तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनका वन थिंग विच वी कांट प्लीज द पीपल, दैट इज अ मॉरलिटी। हम नैतिकता लोगों को बता नहीं सकते, ये लोगों की आदत में होनी ही चाहिए। और जहां लोगों की आदत में बात नहीं होगी वहां शासन में समस्या आएगी। तो हमारे लिए बात अजीब सी लग रही होगी कि फ्री बैलेट कैसे होगा, सांसद पूरे समाज की भलाई कैसे सोचेगा। इंग्लैंड में ऐसा है। दैट इज अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ। ये लोकतांत्रिक जीवन शैली है। दूसरी बात है, अब आगे बढ़े। ये स्पष्ट है कि व्हाट इज डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ। और लोकतंत्र शिक्षा की प्रणाली क्यों है? क्योंकि नैतिकता का निर्माण होता है, अच्छे व्यक्ति का निर्माण होता है। तो सद्गुणी व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी क्राइटेरिया है। चुनाव हो जाना नहीं, आर्थिक विकास हो जाना नहीं, शासन का कुशल हो जाना भी नहीं। ये तो साधन है, माध्यम है। दिस इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ डेमोक्रेसी। अगला हेडिंग, क्या करें? अच्छा, कूलिंग इधर इधर वालों को गर्मी लगती है। यहाँ जो लोग बैठे हैं थोड़ा सा, क्योंकि वास्तव में जो लोग एकदम एसी के सामने बैठते हो सच में उनको तो कोल्ड हो सकता प्रॉब्लम हो।
अगर और जगह तो एकदम नॉर्मल होता है। अगला हेडिंग है अनिच्छुक लोकतंत्रवादी, रिलेक्टेंट डेमोक्रेट। अगला हेडिंग है अनिच्छुक लोकतंत्रवादी। रिलेक्टेंट डेमोक्रेट। ये टाइटल का यूज किया है VAPY, वेपर। वेपर एक कमेंटेटर है, उन्होंने उस शब्द का प्रयोग किया है। उनका मिल इज एन रिलेक्टेंट डेमोक्रेट, वो अनिच्छुक लोकतंत्रवादी है। ये हेडिंग पढ़कर कैसा लगा? अच्छा, अनिच्छुक का मतलब होता है, बात को और थोड़ा कठोर शब्दों में कह दें, लोकतंत्र का विरोधी है, ये लोकतंत्र को मानता नहीं। अनिच्छुक लोकतंत्रवादी का मतलब है कि वो लोकतंत्र के विरोध में है। देखिए, एक होता है इच्छुक, एक होता है अनिच्छुक, एक होता है विलिंगली, एक होता है रिलेक्टेंटली। तो अच्छा, क्लास में इच्छुक रूप में आए हैं, अनिच्छुक रूप में? छुट्टी मनाने का मन कर रहा था, रक्षाबंधन पे घर पहुंच जाने का मन था, लेकिन सर ने बुला लिया, तो चलो क्लास कर ही लेते हैं। ये अनिच्छुक। इच्छुक का मतलब है ना ना ना, मजा आ रहा है, पूरा करना है सिलेबस, जल्दी करना है। इच्छुक, इच्छुक है या अनिच्छुक है? इधर से आवाज नहीं आ रही, मैं समझ सकता हूँ, ये लोग सब अनिच्छुक है। दैट इज रिलेक्टेंट डेमोक्रेट, अनिच्छुक लोकतंत्रवादी। ये बताइए, आपको ये हेडिंग अटपटी लगी है, सामान्य लगी क्या? क्यों अटपटी? नहीं, अभी तक तो हमने पढ़ा है ग्रेटेस्ट डेमोक्रेट, इतनी बड़ी बात कर रहा है, और फिर उसे कहना अनिच्छुक लोकतंत्रवादी, ये अजीब सा अटपटा लगता है। लेकिन आपको याद दिला दें, शायद उसके पिता जेम्स मिल, उसके पिता जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी, और शायद मिल का प्रभाव उस किताब से था। तो जिस व्यक्ति को इतना बड़ा लोकतंत्रवादी मानते हैं, अगली बात सुन के हो सकता है उसके बारे में थोड़े आपके विचार बदल जाए, क्योंकि उस समय तमाम उपनिवेशों में ब्रिटेन का बड़ा विरोध होता था, और इंडिया में भी था। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जेम्स मिल ने जो इंडिया का प्रोजेक्शन किया है, इंडिया के लोग बड़े धूर्त होते हैं, गंवार हैं, पिछड़े हैं। तो उससे पूछा गया कि भाई ये बताओ, इंडिया जैसे देशों में लोकतंत्र होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कौन कहता है? ये सांप बिच्छू पकड़ने वाले लोग। मिल ने तो इतना तक कहा, मिल ने कहा इंडिया के लोग एक नंबर के झूठे हैं। उसने कहा कि ये अदालत में जाते हैं, गीता पर हाथ रख के बोलते हैं, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहते ये। उसने कहा नहीं, ऐसे देश में लोकतंत्र चल ही नहीं सकता, ये तानाशाही के अंतर्गत रहने के लायक है। अब बताइए, लोकतंत्रवादी था या लोकतंत्र का विरोधी था? तो वेपर ने जब टाइटल दिया है कि अनिच्छुक लोकतंत्रवादी, तो उसके कुछ कारण तो है। कुछ बातें उसने ऐसी कह दी जो कि उसके बारे में थोड़ा डिस्प्यूट होता है। उसमें पहला ही पॉइंट है, उससे पूछा गया ये बताओ इनके ऊपर शासन कैसे किया जाए? उनका निरंकुश था। उसने कहा अच्छा अच्छा, निरंकुशता का मतलब नहीं पिटाई भी की जाए? उनका ना, पिटाई नहीं, हम लोग नैतिक हैं, ये भले बेवकूफ है, हम लोग तो अच्छे हैं, इसलिए इनको हम सभ्य बनाएंगे। रोडियार्ड किपलिंग ने क्या लिखा था? व्हाइट्स मैन बर्डन। अच्छा, जब अंग्रेज हमारे यहाँ शासन करने को आए थे, तो हम ही क्या कहते थे? अंग्रेजों भारत छोड़ो,
अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेज क्या कहते थे, ये देखो इनका बावरापन, अरे हम इस देश में रहना थोड़ी चाहते हैं, अरे इस देश में तो हमें बड़ी गंदगी महसूस होती है, गाय के गोबर की बदबू आती है, मच्छर काटता है, फिर भी हम रह क्यों रहे हैं, तुम लोगों के लिए कम से कम बाबू बना दे अच्छे से, अंग्रेजी बोलना सिखा दे, बिकॉज आई कैन वर्क इन इंग्लिश, आई कैन टॉक इन इंग्लिश, एंड इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। अच्छा बताइए, अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया या हमें सभ्य बनाया? अब यही नजरिए का फर्क है। हम क्या कहते हैं, वंस अपॉन टाइम इंडिया वाज अ गोल्डन बर्ड बट नाउ वी आर टर्निंग इनटू क्रो। एक समय की बात है दोस्तों, जब हम सोने की चिड़िया थे, लेकिन आज कबूतर कैसे बन गए? यानी याद रखिए दोस्तों, इंडिया के लोगों में जितना विटामिन, एक बार मैं डॉक्टर के पास गया, बच्चों को लेकर, डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा सा ध्यान दो, ब्लड कम है। मैंने कहा सर ये उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद कारण हुआ ऐसा। मतलब उनका विटामिन डी ऐसे से बच्चों को, तो हमने कहा सर कुछ भी नहीं हो सकता। हम लोगों के ब्लड में कमी कैसे आ गई? उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद के कारण। खून ही चूस लिया दोस्तों, उसका बचा कहाँ? अब कभी देखते हैं जब अजिंक्य रहाणे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के सामने खेलता है, अब मिचेल जॉनसन बॉलिंग करेगा, अजिंक्य रहाणे उसके सामने बैटिंग करेगा, तो बच्चे की जान लेगा क्या यार? दोस्तों बताइए, हम इतने दुबले पतले कैसे हो गए, ऐसे कैसे हो गया दोस्तों? हम पैदाइशी थे, अंग्रेजों ने ऐसा बना दिया, सारा खून चूस ली गए दोस्तों। इसलिए हमारा अप्रोच ये है, वो क्या कहते हैं, देखो अंग्रेजी बोलना सीख लिए, पार्लियामेंट तुम्हारे आ गई, इतने तुम लोग सिविलाइज हो गए, भाई हमने सिखाया। अब बताइए, अब वो कहते हैं कि तुम लोकतंत्र के लायक नहीं हो, और हमने लोकतंत्र अपना लिया है। और आज भी देखिए, यूरोपियन का विचार आज ये बदला नहीं है। यूरोपीय कहते हैं एशिया अफ्रीका वाले लोग ये तो एक नंबर गंवा रहे हैं, सब बैकवर्ड। अब सब वाले कौन पिछड़ा है, आज तक यही नहीं तय हो पाए दोस्तों। हमारी सरकार ही पहचाने पिछड़ा कौन है। अंग्रेज कह रहे हैं कोई और पिछड़ा है, हम कह रहे हैं कोई और पिछड़ा है, तो बड़ा डिबेट का विषय है, कब कौन पिछड़ गया, कैसे पिछड़ गया। पहला पॉइंट, पहला मिलने, मिलने लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली का फॉर्मल, डेमोक्रेसी एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फैन बंद कर दो, उन लोगों को ऐसी दिक्कत हो रही है। लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली का फॉर्मल, डेमोक्रेसी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन लेकिन लोकतांत्रिक शासन लेकिन लोकतांत्रिक शासन सभी समाजों के लिए अनुकूल नहीं है। लेकिन लोकतांत्रिक शासन सभी समाजों के लिए अनुकूल नहीं है। A democratic form of government is not suitable for each and every society. लोकतांत्रिक शासन सभी समाजों के लिए अनुकूल नहीं है, और it is not suitable for each and every form of society। और एशियाई अफ्रीकी समाजों के लिए लोकतांत्रिक शासन उपयुक्त नहीं है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट democratic form of government is not useful for Asian African societies। ये सभी समाजों के लिए, एशियाई अफ्रीकी समाजों के लिए अनुकूल नहीं है। इसीलिए